हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर क्लास में बिल्टअप कॉलम पढ़ा जाएगा, जिसे हिंदी में संगठित स्तंभ बोलते हैं। बिल्टअप कॉलम देखिए बनाया कब जाता है। बिल्टअप कॉलम जब हमारे पास अधिक भार आ रहा हो और सेक्शन को उस भार को बियर करने के लिए, सहने के लिए अगर तैयार करना है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक या अधिक या दो सेक्शन को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दो सेक्शन को एक साथ जोड़ देते हैं तो उनको उनके भार सहने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए जैसे, तो उसी सेक्शन को क्या बोलते हैं, बिल्टअप सेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जैसे है, स्तंभ पर सीमित भार आने पर एकल आई खंड पर्याप्त होगा। जब स्तंभों पर अधिक भार आता हो तब एकल आई खंड पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक या अधिक संरचनात्मक खंडों का प्रयोग करते हुए स्तंभ के लिए खंड का संयोजन किया जाता है। ऐसे स्तंभ को संगठित स्तंभ यानी बिल्टअप कॉलम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई खंड के फ्लैंजों पर एक एक चपटी पत्ती लगाते हुए स्तंभ के लिए अधिक क्षेत्रफल का खंड संयोजित किया जाता है, ताकि वह अधिक भार वहन कर सके। आई सेक्शन के ऊपर जो ऊपर नीचे दोनों फ्लैंज होता है, उनके ऊपर चपटी पत्ती लगा दी जाती है, या फिर दो दो आसपास में दो दो आई खंड जोड़ दिए जाते हैं, चैनल सेक्शन जोड़ दिए जाते हैं। यानी हमारे पास दो अथवा अधिक, दो या दो ही रहता होगा, दो चैनल सेक्शन या दो आई सेक्शन जोड़ करके या फिर उनके ऊपर चपटी पत्ती लगा करके बिल्टअप सेक्शन बनाए जाते हैं, जिससे कि उनका क्षेत्रफल बढ़ जाए और उनके भार सहने की क्षमता भी बढ़ जाए। ठीक है, तो अब जब देखिए घटक खंडों के बीच दूरी इस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, जैसे दोनों चैनल सेक्शन या दोनों आई सेक्शन को जोड़ना है तो उनके बीच में वो जो डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी दूरी पर जोड़ें। ऐसा नहीं कि दोनों को अधिक अधिक दूरी जोड़ देंगे या फिर दोनों को पास पास दूरी जोड़ देंगे। हमें उनको इस प्रकार जोड़ना है कि हमारे पास उनके भार सहने की क्षमता, उनके यानी स्ट्रेंथ जो हो वो अधिक से अधिक आए। इसलिए उनको कितने डिस्टेंस पे रखना है, जैसे यहाँ पे एक आई सेक्शन है, सॉरी, ये एक आई सेक्शन है, एक ये आई सेक्शन है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है इनके बीच का ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डी, यही डी कितना रखना चाहिए, यही डी हमें समझना है। तो ठीक है, इस डी को समझना है, तो इसी डी को हमें क्या करना, संयोजित करना है, सुनिश्चित करना है। अब देखिए कैसे सुनिश्चित होगा। इस प्रकार रखने पर इस प्रकार सुनिश्चित की जाती है कि संयोजित खंड या पूरे खंड का दोनों अक्षों एक्स एक्स व वाई वाई अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण समान हो। जैसे आई इस प्रकार रखेंगे कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों क्या हो, इक्वल हो। जब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जब इक्वल होंगे तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन आर एक्स एक्स और आर वाई वाई भी इक्वल होंगे। यानी हमारा एक कॉन्सेप्ट यही है कि जो डिस्टेंस उनके बीच का होना चाहिए, दोनों सेक्शन के बीच का, डी इस प्रकार होना चाहिए कि आई एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस व्यवस्था से स्तंभ के लिए बिल्टअप सेक्शन का दोनों दिशाओं में प्रतिरोध समान होगा, स्लेंडरनेस रेशियो कम होगा तथा अनुज्ञेय अच्छी संपीड़न प्रतिबल अधिक होगा, जिसके फलस्वरूप भार क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होगी। ऐसा संयोजित खंड मितव्ययी सिद्ध होगा। यानी अगर हमारे पास दोनों एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे तो उनका प्रतिरोध दोनों दिशाओं में प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा। स्लेंडरनेस रेशियो कम होगा, सिग्मा एसी जो है वो हमारे पास अधिक होगा। जब सिग्मा एसी अधिक होगा तो स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, एरिया इनटू सिग्मा एसी। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट पे देखिए कहाँ, अब इस कॉन्सेप्ट पे देखिए यहाँ पे जैसे दिया है डायग्राम बना करके, खंड घटकों में दूरी निर्धारण करने की गणना की जा रही है। देखिए दो सेक्शन है आई, ठीक है, वाई वाई वन एक्सिस, इसका भी वाई वाई वन एक्सिस, इनके इसके सेंटर लाइन से इसके सेंटर लाइन से, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। और मेन दोनों अगर ज्वाइंट कर दिया जाए तो इनका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखिए, ये एक्स एक्स और ये वाई वाई, ये मेन एक्स एक्स और वाई वाई ये कंबाइन सेक्शन का है। ठीक है, और ये मेन वाई एक्सिस यानी बिल्टअप का वाई एक्सिस और एक कॉलम, एक आई सेक्शन का वाई एक्सिस के बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्स लिया गया है, यहाँ पर एक्स, ठीक, यहाँ पर एक्स लिया गया, यानी वाई
y और y1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, लेकिन y1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। यही d हमें सुनिश्चित करना है, ठीक है। और x एक्सिस है, इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये y एक्सिस है, इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, चलिए सब पढ़ लीजिएगा, जो हमने बताया वहीं भी लिखा हुआ है। देखिए A1 क्या है, एक खंड, A1 नोटेशन बताया आप यहाँ पे। A1 क्या है, एक घटक खंड का काट क्षेत्रफल, चूंकि दोनों आई सेक्शन ही है, दोनों सेम प्रॉपर्टी के हैं, तो एरिया क्या होगा 2A1, एरिया क्या होगा 2A1 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2A1 लिख दिया क्योंकि दोनों सेम प्रॉपर्टी के हैं, अगर अलग अलग प्रॉपर्टी होते तो A1 + A2 की लिखता। y1 क्या है, एक घटक खंड का के लिए y अक्ष, y1 क्या है, चैनल खंड के लिए पीठ से y1 अक्ष की दूरी, ये चैनल खंड के लिए है चैनल खंड के लिए पीठ से y1 अक्ष की दूरी। जैसे ये चैनल सेक्शन ये होता है इसे ऐसे, तो इसका y एक्सिस कहाँ जाता है, ये ऐसे यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो y1 है, ठीक है ना। आई सेक्शन होता है तो उसके मिड से जाता है ऐसे, ये मिड से जाता है y1, लेकिन चैनल सेक्शन में वेब में से न जाकर के बीच में इससे इधर जाता है। तो ये y1 क्या है, इसके पीठ से नहीं बैक से, इसके से y1 एक्सिस से बीच का डिफरेंस y1 है। y1 क्या है, y1 एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। x एक्सिस क्या है, बिल्टअप खंड यानी संयुक्त खंड के लिए x एक्सिस। y क्या है, संयुक्त खंड के लिए y अक्ष है। i x1 क्या है, ये घटक खंड i खंड के लिए x अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण। तो i x क्या हो जाएगा, 2i x1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए निकालना है। स्मॉल x क्या हो जाएगा, हमने दिखाया वहाँ पे व y1 अक्षों के बीच की लंबवत दूरी। d क्या है, खंडों के बीच की दूरी, यानी 2x, इधर से x है तो इधर से भी x, 2x हो जाएगा। अब दोनों दिशाओं में बकलिंग रेजिस्टेंस के लिए, यानी बकलिंग को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने चाहिए, यानी आई एक्स एक्स इजिकल टू आई वाई वाई। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए तो आई एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने अभी दिखाया, देखिए यहाँ पे 2i x1 क्यों, क्योंकि इसका भी आई x1 है, इसका भी आई x1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका भी इस एक्सिस के लिए भी, इस एक्सिस के लिए भी एक्स एक्सिस से है, इसके लिए भी एक्स एक्सिस यही है, और कंबाइन भी एक्स एक्सिस यही है। तो आई एक्स क्या हो जाएगा, i x1 + i x2, अरे i x1, दोनों का i x1 जोड़ के 2i x1 हो जाएगा, ओके। तो अब आई एक्स एक्स इजकल टू 2i x1, और i x1 की वैल्यू स्टील टेबल से मिल जाएगी। समांतर अक्ष प्रमेय से i क्या होगा, 2i y1 + a1 x²। ये क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। देखिए कैसे ये ट्रांसफर किया गया, देखिए अब यहाँ पे आते हैं। हमने y1 एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक का मालूम होगा, स्टील टेबल से y1 एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मालूम होगा। अब इसको हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर मालूम है, हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है y एक्सिस पे। तो ये पैरेलल क्योंकि चूंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए यहाँ पे i1 पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मोमेंट इनर्शिया मालूम था i1 प्लस एरिया क्या a1, ठीक है, और x², इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे देखिए x है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का x² हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कर देंगे इसको हम।
ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम 2 क्यों लिखा, क्योंकि इधर से भी ट्रांसफर हुआ या इधर वाला भी ट्रांसफर हुआ, इधर वाला भी ट्रांसफर हुआ, इसलिए 2 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो आई वाई वाई इजकल टू क्या है, 2 होल आई वाई वन वन प्लस ए वन एक्स स्क्वायर। तो आई वाई वाई की वैल्यू 2 आई एक्स वन कैसे हो गया यहाँ पे भाई, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा था आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई लिखा था ना। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू मालूम है, तो आई वाई वाई भी तो वही होगा, इसलिए 2 आई एक्स वन यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिया। ठीक, तो यहाँ पे होगा 2 आई एक्स वन इजकल टू 2 आई वाई वन प्लस ए वन एक्स स्क्वायर। तो आई एक्स वन इजकल टू 2 दोनों तरफ कट जाएगा, आई वाई वन प्लस ए वन एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो गई अंडर रूट आई एक्स वन माइनस आई वाई वन अपॉन ए वन। चूंकि आई खंडों के लिए d क्या होगा, 2x होगा, जितना x इधर है उतना ही x इधर भी होगा, तो d इजकल टू 2x है। अब तो रही बात ये आई सेक्शन के लिए, अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आती है बात चैनल सेक्शन के लिए। चैनल सेक्शन दो तरीके से रखा जा सकता है। देखिए एक तरीका तो ये है, और एक तरीका तो ये आपका ये है, दूसरा तरीका ये है, यानी एक बार फेस टू फेस, एक बार बैक टू बैक। जब फेस टू फेस रखेंगे तो x की वैल्यू जो हम बताया हमने कि वाई वाई एक्सिस और वाई वन एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। तो अब वाई वन क्या है इसके पास यहाँ सी वाई वन वाई वन डिस्टेंस अंदर है, तो इसमें क्या करेंगे, हमको डिस्टेंस क्या चाहिए, डी जो होता है बैक टू बैक, इसका डी जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। तो इसमें x के लिए क्या करेंगे, x प्लस सी वाई वन ऐड कर लेंगे, और इसका दोगुना फिर करेंगे, तब ये यहाँ से यहाँ तक का डी, देखो यहाँ नीचे दिया है ये यहाँ पर डी, यानी बैक टू बैक डिस्टेंस है, तो इसलिए x में सी वाई वन ऐड करना होगा। सेकंड केस में जब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाई वन एक्सिस इसका अंदर आएगा इधर, और वाई एक्सिस से, तो ये बीच का डिस्टेंस क्या हो, x है, लेकिन इसमें हमको बैक टू बैक इतना ही डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इस x एक्सिस में सी वाई वन क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, सी वाई वन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस सी वाई वन आ जाएगा, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा d निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा होगा d बाई टू इजकल टू एक्स प्लस माइनस सी वाई वन। ठीक है, तो d इजकल टू 2x प्लस माइनस सी वाई वन। अगर अब प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, प्लस तब आपका कब जब करेंगे जब फेस टू फेस रखा होगा, और माइनस कब करेंगे जब बैक टू बैक रखा होगा, यानी फ्लेंजे अंदर की ओर होने पर प्लस का चिन्ह, फ्लेंजे बाहर की तरफ होने पर माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चैनल सेक्शन और आई सेक्शन तीन ही टाइप का है इसमें, ये तीनों टाइप आपके लिए आपने देख लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। एक ISMB 400 धरणखंड स्तंभ के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसके प्रत्येक फ्लेंज पर 200 mm बाई 10 mm चपटी पत्ती लगी हुई है। यदि स्तंभ की प्रभावी लंबाई 3800 mm हो तो इस स्तंभ की भार क्षमता ज्ञात कीजिए। पराभव प्रतिबल 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन इसका। देखिए आपके पास ये है आई सेक्शन है, आई सेक्शन के ऊपर भी चपटी पत्ती लगी हुई है यहाँ पर, और आई सेक्शन के नीचे भी चपटी पत्ती लगी हुई है। ठीक है, तो स्टील टेबल से ISMB 400 के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे 78.47 इंटू 10 टू पावर 2 mm स्क्वायर। IXX जड़ता गुण 20,458.4 इंटू 10 टू पावर 4 mm स्क्वायर। IYY 622.1 इंटू 10 टू पावर 4 mm स्क्वायर। फ्लेंज की चौड़ाई 140 mm, गहराई 400 mm, और RYY क्या हो जाएगा 28.2 mm। देखिए मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन लेना होता है, तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिनिमम होगा उसी एक्सिस पर आपका रेडियस ऑफ जायरेशन भी मिनिमम होगा। तो वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसलिए रेडियस ऑफ जायरेशन वाई एक्सिस पे कम होगा। ये ISMB 400 के लिए जाएंगे तो पूरा स्टील टेबल हमको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस खंड के प्रत्येक फ्लेंज पर 200 बाई 10 mm चपटी पत्ती लगी हुई है। तो पूरे खंड का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे हम। तो पूरे खंड का क्षेत्रफल, धरण का क्षेत्रफल प्लस दोनों चपटी पत्तियों का क्षेत्रफल। धरण का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ 78.47 इंटू 10 टू पावर 2, प्लस दोनों चपटी पत्ती हैं तो 2 इंटू 200 इंटू 10,
तो आपका आ गया 118.47 इंटू 10⁻² mm²। पूरे खंड के लिए x अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण। अब देखिए हमें जड़त्वाघूर्ण मालूम था तो हम निकाल क्यों रहे हैं? हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें बिल्टअप का चाहिए, वो आई एक्सिस का हमारे पास जड़त्वाघूर्ण था। अब हमें बिल्टअप यानी चपटी पत्ती के साथ का एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो आई एक्स क्या हो जाएगा? आई खंड का एक्स एक्सिस पर जड़त्वाघूर्ण प्लस चपटी पत्ती का एक्स एक्सिस पर जड़त्वाघूर्ण। आई एक्सिस का हमको मालूम है 20,458.4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2 चपटी पत्तियाँ हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 इंटू 200 प्लस 10 इंटू 205 का स्क्वायर। एरिया होता है ना फॉर्मूला, एरिया इंटू डी स्क्वायर, ए इंटू डी स्क्वायर। तो देखिए 205 कैसे हुआ? एक्स एक्सिस से विद 400 में पूरा है, तो 400 में ये वाला आधा 200 हो जाएगा। एक गलत डायग्राम बना, 400 जो होगा ना ये आपका बीम के यहाँ से यहाँ तक ही होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा, ये 400 ऊपर से नहीं होगा। तो 200 ये हो गया, 10 mm थिकनेस है तो उसका सेंटर आप 1 सेकंड में बना देता हूँ, यहाँ पे आधा आधा बनाते हैं और इसके ऊपर ऐसे चपटी पत्ती लगी हुई है। तो यहाँ 10 mm है तो ये 5 mm हो जाएगा, और इसके मध्य से क्या करते हैं, इसके यहाँ तक क्या है 400 नहीं, आधा कर देंगे 200। तो इसके एक्सिस से ये इसके में सेंटर टू सेंटर कितना हो जाएगा? 200 प्लस 5 205 हो जाएगा, 205 हो जाएगा। तो एरिया इंटू डी स्क्वायर होता है, एरिया इंटू डी स्क्वायर, तो 2 इंटू एरिया 200 इंटू 10 इंटू 205 का स्क्वायर यहाँ पे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया टोटल 37,268.4 इंटू 10⁻⁴ mm²। उपरोक्त गणना में चपटी पत्तियों का उनके अपने अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण नगण्य माना गया। क्यों? क्योंकि उनकी थिकनेस कम है इसलिए नगण्य माना गया, नहीं तो यहाँ पर BDQ/12 भी मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? BDQ/12 होता है, प्लस ए इंटू डी स्क्वायर ट्रांसफर करने के लिए लगाते हैं, बट यहाँ पर उनका अपने एक्सिस पर नगण्य माना गया है थिकनेस कम होने की वजह से, बस और कोई बात नहीं है। वाई वाई अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण, तो आई वाई वाई इजिकल टू आई खंड का वाई वाई एक्सिस पर जड़त्वाघूर्ण और चपटी पत्ती का, तो आई खंड का वाई एक्सिस पर, क्योंकि वाई एक्सिस उसका वही सेम रहेगा, और दिया है ये 622.1 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2 इंटू वाई वाई एक्सिस पे देखिए नगण्य नहीं माना गया है, क्योंकि वाई एक्सिस आपका इसके लिए भी वही होगा, इस वाई सेक्शन आई सेक्शन के लिए भी वही होगा, चपटी पत्तियों के लिए भी होगा, तो इसमें पैरेलल थ्योरम नहीं लगेगा। और उसमें क्या था, इसका तो मालूम था चपटी पत्ती का एक्स एक्सिस यहाँ पे था, तो इसलिए इसको यहाँ एक्स एक्सिस पे ट्रांसफ़र करना था, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा था। यहाँ पे वाई सेक्शन दोनों का सेम है, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगाएंगे BDQ/12, तो DBQ/12 हो गया। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 चपटी पत्तियाँ हैं, तो 1955.43 इंटू 10⁻⁴ mm²/4। तो अब इनमें दोनों में न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण कौन है? आई वाई वाई पे है, तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? 1955.43 इंटू 10⁻⁴ अपन खंड का क्षेत्रफल 118.47, यहाँ से खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाला गया था 118.47। तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? अंडर रूट में I/A, तो दोनों निकल दिया, हमारे पास आ गया 40.63 mm। स्तंभ की प्रभावी लंबाई इसने दे रखा है, यहाँ पे देखिए दिया होगा क्वेश्चन में, आ जाओ भाई, 3800 mm देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो L प्रभावी लंबाई हमारे पास 3800 mm है, अतः सिलेंडर स्नेस रेशियो क्या होता है? L/R होता है, 3800 अपन 40.63 करेंगे तो कितना हो गया? 93.53 हो गया, ठीक है। अब L/R के लिए क्या करेंगे? तालिका जो हमारे पास टेबल है 6.3 बुक में, L/R इसके नज़दीक क्या 90, L/R 100 के लिए सिग्मा AC निकालेंगे 90 और 80। अब दोनों का देखिए इंटरपोलेशन का हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में दे रखा है,
वहाँ से इंटरपोलेशन कर लीजिएगा। इसके रूल से थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इंटरपोलेशन बहुत एग्जैक्ट है, वहाँ से आपका आ जाएगा। जब इंटरपोलेशन से आपका सिग्मा एसी निकल जाएगा तो पूरे भार का पूरे खंड की क्षमता कैसे निकालते हैं, सिग्मा एसी इंटू एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा 118.47 इंटू 10⁻² इंटू सिग्मा एसी इसने निकाला है 86.47। तो हमारे पास हो जाएगा 1024410 न्यूटन। इसको चेंज कर लेंगे 1024.41 किलो न्यूटन। देखिए यदि चपटी पत्तियां न लगाई जाती तो स्तंभ के लिए खंड का क्षेत्रफल 7,847 mm² था। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या 28.2 mm होती। तन्यता अनुपात 134.75 होता है तथा वही सिग्मा एसी 54.15 न्यूटन प्रति mm² होता है। भार क्षमता 424.9 किलो न्यूटन होती लगाया गया है। यानी चपटी पत्तियां लगाने पर यह 424.9 किलो न्यूटन से 1024.41 किलो न्यूटन तक बढ़ गया। यानी आपका आई सेक्शन सिंगल होता तो भी इसने यहाँ पे नोट में निकाल के दिखाया, और चपटी पत्तियां लगी हैं तब निकाल के दिखाया। तो इसने इसका दिखाने का मतलब ये है कि चपटी पत्तियां लगाने से भार सहने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। इसीलिए कॉलम वॉलम बनाने के समय बिल्टअप सेक्शन बनाए जाते हैं, यानी दो या दो से अधिक मेंबर्स को जोड़ के बनाया जाता है, जिससे हम उसका भार सहन क्षमता बढ़ जाए। ओके, ऐसा ही क्वेश्चंस लगाइए। बाकी जो क्वेश्चंस नया हमारे पास व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेजिए, हम उसको बताएंगे, आपको समझाएंगे। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।